लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। अपने बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छपरा से आ रही बड़ी खबर के साथ। सिलेंडर ब्लास्ट में 8 लोग झुलस गए हैं। रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। मड़ौरा के वचित हो रहा गांव में यह पूरा हादसा हुआ है। छपरा से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 लोग झुलस गए। रसोई गैस सिलेंडर में यह विस्फोट हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। मड़ौरा के वचित हो रहा गांव में यह पूरा हादसा हुआ है। छपरा से यह बड़ी खबर, दुखद खबर हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सिलेंडर विस्फोट में 8 लोग झुलसे हैं। रसोई गैस में जो सिलेंडर था उसमें विस्फोट हो गया, ब्लास्ट हो गया। मड़ौरा के वचित हो रहा गांव में यह पूरा हादसा हुआ है। और मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरहद गांव में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई और 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में पुलिस ने 7 पिस्टल, 8 मैगजीन और 1,97,000 कैश भी बरामद किया। मुख्य आरोपी मोहम्मद शाहिद उर्फ बबलू और उसके सहयोगी मोहम्मद शहादत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि शाहिद पहले भी हथियार तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। रेड में मिर्ज़ापुर बरदा गांव में एक मोहम्मद शाहिद उर्फ बबलू नाम का व्यक्ति है। उसके यहाँ जब रेड किया, तलाशी लिया गया तो उसके घर में से 7 पिस्टल बरामद हुआ जो कि पूरी तैयारी हालत में था। अन्य 6 मैगजीन और अतिरिक्त बरामद हुई और पूर्व में जो हथियार बेचे हैं उससे जो पैसा उसको प्राप्त हुआ है करीबन 1,97,000, वो सब भी जब्त हुआ। और पटना पुलिस ने एक बड़े मोबाइल स्नैचर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग में न केवल मोबाइल लूटने वाले बल्कि लूटे गए मोबाइल खरीदने और बेचने वाले भी शामिल थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 25 लूटे हुए मोबाइल, 2 बाइक और कई अन्य सामान बरामद किए हैं। गैंग लूटे गए महंगे मोबाइल नेपाल भी भेजता था। तो कुल करीब इसमें 25 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जिनमें काफ़ी आईफोन्स, वन प्लस इत्यादि के नए फ़ोन्स भी बरामद हुए हैं। एक आईपैड, एक कैमरा बरामद हुआ है। बड़ी खबर पटना से, जहां निगरानी टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी कमल कांत के नेतृत्व में की गई छापेमारी में 7,50,000 नगद, 5 बैंकों की पासबुक, 10 जमीन के डीड, म्यूचुअल फंड और शेयर में भारी निवेश के सबूत मिले हैं। जांच में सामने आया कि संजीव कुमार के पास 1 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक की आय से अधिक संपत्ति है। निगरानी विभाग ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए उनके खिलाफ विस्तृत जांच शुरू कर दी है। संजीव कुमार अधीक्षण अभियंता हैं। इनके विरुद्ध कांड संख्या 9325 दर्ज हुआ है, आय से अधिक संपत्ति के मामले का। और उसी केस में माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर आज इनके यहाँ कंकड़बाग स्थित इंदिरा नगर स्थित आवास पे छापामारी चल रही है। अभी तक के छापामारी में लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास नगद और जेवरात एवं ज़मीन आदि में निवेश के भारी निवेश के कागज। और सहरसा जिले के आरन मध्य विद्यालय में एचपीवी वैक्सीनेशन के दौरान लगभग 30 से 35 छात्राएं बेहोश हो गए। परिजनों और स्कूल कर्मियों ने तुरंत सभी छात्राओं को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गर्मी और घबराहट को बेहोशी का कारण बताया। सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने स्थिति को सामान्य बताते हुए कहा कि सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं। सुइया दिया ना तो दर्द हुआ है, चक्कर आने लगा। बीमारी अगर छूट जाएंगे। कहाँ पे दिया? स्कूल में? स्कूल में। किस स्कूल में? आरन मध्य विद्यालय 8वां 7वां को। 8वां 7वां? हाँ। तो क्या उसको बेहोश होने लगा? हाँ, सब 3-4 हो गए, बहुत बेहोश हो गया। सुइया दिए थे तो एक बार दिमाग सब घूम रही है, चक्कर दे रही है, इसीलिए कोरोना वाला सुइया दिए थे। उसके बाद सभी को सब कुछ थे, सबको दिए थे। 10-15 लड़की को दिए थी सुइया, वो लड़की को देती रही थी तभी से।
एक बाद अन्य देर में गुरुद्वारे आ रहे हैं। तो घटना जो क्या घटेगी, हम लोग तो आज शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ रहे थे और पता चला कि स्कूल से कई फ़ोन आया कि बच्चे बेहोश हो चुके हैं। बोले किसके बच्चे? बोले आपके बच्चे, मेरे और भी हुए हैं। बोले क्यों हुआ? बोले इंजेक्शन दिया गया है। बोले कहाँ से सर? बोले सरकारी टीम आई इंजेक्शन देने के लिए। अब एक इंजेक्शन 2 इंजेक्शन दिया सर, कम से कम तक पूरे दो क्लासेस के इंजेक्शन दे करके सबको बेहोश कर दिया गया। एचपीवी वायरस जो होता है उसका, सर्वाइकल कैंसर का, उसका इंजेक्शन पड़ा था उन लोगों को। 15 बच्चे करीब यहाँ आए हैं, 14 बच्चे होश में हैं, बिल्कुल स्वस्थ कहेंगे जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। एक का भी वाइटल्स ठीक, एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। होपफुली जल्दी होश में आ जाएंगे। खबर बेगूसराय से है, जहां मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ होने वाले आरोप के मामले में होने वाली सुनवाई टल गई। इस मामले में अब सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। दरअसल मंजू वर्मा के बेटे को जेडीयू ने चेरिया वरियार से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद आज आने वाले कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाह थी। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह बलात्कार मामले से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में चंद्रशेखर वर्मा और मंजू वर्मा पर मामला दर्ज कर लिया गया था, जिसमें मंजू वर्मा फरार चल रही थी। बाद में बेगूसराय के अदालत में उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध आज जजमेंट होने वाला था, लेकिन संजोग से डिफेंस के तरफ से एक लॉ पॉइंट पर बहस हेतु आवेदन दिया गया। उसी पर श्रीमान स्पेशल कोर्ट ने जजमेंट का आगे बढ़ा दिया गया है। 29 को फिर हेयरिंग होगा, उसके बाद जजमेंट। और पटना से बड़ी खबर है, बिहार चुनाव को लेकर एनसीबी पटना की कार्रवाई सामने आई है। मोतिहारी के राजपुर में एनसीबी पटना ने छापेमारी की। एक घर से 45 लाख की 3 किलो अफीम जब्त की है। छापेमारी में घर से 3 लाख कैश भी बरामद किया गया। मापी मशीन और पैकिंग का सामान भी जब्त किया गया है। एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी खबर पटना से, जहां अब छापेमारी का दौर जारी है। मापी मशीन और पैकिंग का सामान बरामद कर लिया गया है। आज पहले फेज के नॉमिनेशन पर विराम लग गया, लेकिन महागठबंधन में अब भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। दो सहयोगी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 17 अक्टूबर को घड़ी की सुई ने जैसे ही शाम के 5 बजने का इशारा किया, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज का नॉमिनेशन थम गया। पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कई सीटों पर महागठबंधन के 2 दलों ने एक साथ नामांकन कर दिया है। जैसे बछवाड़ा से कांग्रेस और सीपीआई दोनों के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है, तो वैशाली से आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। वहीं लालगंज में आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है और रोसड़ा सीट से सीपीआई और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। ऐसे में अगर एक उम्मीदवारों ने नामांकन वापस नहीं लिया, तो एक ही सीट पर महागठबंधन के सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर महागठबंधन में सीट का कंफ्यूजन कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कांग्रेस में टिकट बंटवारे को गलत बताया है। उन्होंने टिकट बंटवारे में गलत मापदंड और भेदभावपूर्ण तरीके से टिकट बंटवारे का आरोप लगाया है। साथ ही टिकट बंटवारे में शामिल कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपने उम्मीदवारों का चयन करती है तो उसका कुछ मापदंड होता है। हमको लगता है कि जो हमारे कांग्रेस के अंदर अभी जो बिहार को लेकर जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बटा है, उसमें कोई मापदंड नहीं था। अगर मापदंड होता तो 113 वोट से हारने वाले मुन्ना शाही जो पूर्व विधायक भी हैं, बल्कि वो हारे नहीं थे, उनको प्रशासन ने हराया था और उनकी टिकट को काट दिया जाता है। और ऐसे लोगों को जो 25,000 से 30,000 से 32,000 से हारे हैं, उनको दोबारा अवसर दिया जाता है चुनाव लड़ने का। दूसरी सीटों पर
और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर दरभंगा के अलीनगर सीट से नामांकन किया। जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के सामने मैथिली ठाकुर से एक फैन ने छठ का गीत सुनने का आग्रह किया, जिसे मैथिली ने पूरा भी किया। छठी मैया छठी मैया सभा में बैसन मोरा ससुर जी मोने मोने खीसिया मोने मोने खीसिया अरे बड़ा और पटना साहिब विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा ने सिटी एसडीओ कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत का भरोसा जताया और 7 बार विधायक रहे नंदकिशोर यादव के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प दोहराया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। बिल्कुल माननीय नंदकिशोर यादव जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से मैं उनके नक्शे कदम में उनके किए गए कार्यों को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हूँ। पार्टी ने कार्यकर्ता पर विश्वास किया है और साथ ही साथ एक ऐसे वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन और अभिभावक दिया है कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि माननीय नंदकिशोर जी के निर्देशन मार्गदर्शन में मैं निश्चित तौर पर उनके किए गए कार्यों को बढ़ाऊंगा। यही आपको गलतफहमी है। 7 बार से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल का छाप एनडीए जीतता रहा है और आखिरी बार भी कमल का छाप भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतेगा। कोई व्यक्ति नहीं जीतता है, पार्टी हमारी जीतती है। पटना साहिब विधानसभा के नामांकन में आया हूँ तो सबसे पहले मैं अपने मित्र, पार्टी के वरिष्ठ नेता, 7 बार के विधायक, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर यादव जी को बहुत आदर के साथ उनका अभिनंदन करता हूँ कि पार्टी के अनुशासन समर्पण के बहुत बड़ी परंपरा का मानक बने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पटना सिटी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के विकास में एनडीए सरकार की भूमिका बताई। फडणवीस ने 2005 से पहले बिहार की पिछड़ी स्थिति और वर्तमान में हुए सुधारों पर जोर दिया। जनसभा में महाराष्ट्र के सीएम ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पटना साहिब चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारे भाई रत्नेश कुशवाहा जी को हम लोग भारी मतों से विजय बिहार में एनडीए जीतेगा। पूरी एनडीए की हवा है। लोग मोदी जी और नीतीश जी के साथ में हैं और एक अभूतपूर्व विजय मिलेगा। और मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव ने एक विवादित बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम भाइयों को बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करते हैं तो वे मुफ्त का अनाज, गैस सिलेंडर लेने से मना कर दें। साथ ही ये भी कहा कि वे पुल पर होकर नहीं चलेंगे बल्कि नदी तैर कर जाएंगे, तब समझेंगे कि आप प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हैं। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी हेल के जाओ, हमारे बनाए हुए पुल पर मत चलो, तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। सारा सुविधा लोगे और सड़क पे आके मोदी जी को गाली दोगे, भारतीय जनता पार्टी के गाली दोगे, नीतीश कुमार की गाली दोगे। ये हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ यूटी की जनता भी इसको सहन करने वाला नहीं है, सहन करने वाला नहीं है बंधु। और बीजेपी सांसद अशोक यादव के विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई।
सोच वाली राजनीति करती है और उसी से संपोषित होती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार के चुनाव को मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है और इसी का परिणाम है कि वो अब अपने वापस से सांप्रदायिकता की राजनीति के पिच पर आ चुकी है। जिस तरह से नफरत की भाषा बोलते हैं, जिस तरह से नफरती बोलते हैं, इससे ही स्पष्ट होता है कि उनको भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था से मतलब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ और सबका विकास का मंत्र देते हैं। देश संविधान से चलता है। आप सदन में संविधान का शपथ लिए हैं, फिर जाति धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों? हमारे सांसद जी का सिर्फ इतना कहना था कि हम जो मुस्लिम भाइयों के लिए काम करते हैं, मोदी जी की सभी योजनाओं का लाभ हमारे हिंदू मुस्लिम सभी समाज वर्ग के लोग लेते हैं, तो हमें उसका कुछ लाभ भी मिलना चाहिए और वोट देना चाहिए उन्हें। तो वो हमें वोट नहीं देते, सिर्फ कांग्रेस की नफरती राजनीति के कारण से वो हमसे नफरत करते हैं, जबकि हमेशा हम लोग उनके भलाई की चिंता करते रहते हैं, उनके उत्थान की चिंता करते रहते हैं। और छात्र नेता दिलीप ने दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से भरा नामांकन का पर्चा दाखिल किया। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिलीप चुनाव लड़ रहे हैं। छात्र नेता हैं दिलीप, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आज पर्चा भरा है, नामांकन किया है। दरभंगा के बहादुरपुर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।